अस्सलाम वालेकुम गाइस कि आप स्पोकन इंग्लिश की इस तरह की लेंथी पैराग्राफ के सेंस को समझते हैं जिनमें वर्ब गेट का 3 बार या 4 बार यूज़ किया गया हो। एडवांस स्पोकन इंग्लिश को समझने और बोलने के लिए इस तरह के पैराग्राफ या सेंटेंस के सेंस को समझना बहुत ज़रूरी होता है। आज की वीडियो लेसन में बेसिक से एडवांस लेवल तक मैं टोटली ऐसे सेंटेंसेस के बारे में पढ़ाने वाला हूं जिनमें नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स बोलते वक्त अक्सर वर्ब गेट का यूज़ करते हैं। सो मेक श्योर टू वॉच एंड प्रैक्टिस अंटिल द एंड ताकि वर्ब गेट को समझने से मुतालिक आप सबका कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो पा सके। सो व्हाट इज़ द सेंस ऑफ वर्ब गेट इन इंग्लिश? इंग्लिश में वर्ब गेट का मतलब क्या होता है? Get is a highly versatile verb in English with multiple meanings and functions. Get English में कई मानी रखने वाला और कई अफ़आल परफॉर्म करने वाला कसीरुल इस्तेमाल एक आला हमागीर वर्ब होता है। Guys, English में कई सारे हमागीर वर्ब होते हैं, but in today's lesson I am going to talk about the most specific and the most commonly used English verb get. So let's look at those example sentences and paragraphs in which native English speakers often use the verb get. So the first one is the little aid that does get allowed into the crisis zone regularly gets attacked. And we got an example of that. A criminal gang attacked on a convoy that was carrying food items to the affected areas. You are only get reached if you have the access to the higher authorities. The little aid that does get allowed into the crisis zone. वो थोड़ी सी इमदाद जिसकी बहरान ज़दा इलाके में ले जाने की इजाज़त दी जाती है regularly gets attacked. उनको बाकायदगी से निशाना बनाया जाता है। एंड वी गॉट एन एग्जाम्पल ऑफ दैट, और हमारे पास उनकी एक मिसाल भी मौजूद है। एक क्रिमिनल गैंग अटैक्ड ऑन ए कॉन्वॉय, एक जराइम पेशा गिरोह ने एक काफिले पर हमला किया। दैट वाज कैरिंग फूड आइटम्स टू द अफेक्टेड एरियाज, जो मुतासरा इलाकों को खुराकी अशिया लेकर जा रही थी। यू आर ओनली गेट रीच्ड, आपको सिर्फ तभी पहुँचने दिया जाता है इफ़ यू हैव द एक्सेस टू द हायर अथॉरिटीज़, अगर आला औकाम तक आपकी रसाई हो। गाइस, इसी पैराग्राफ में 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझने के हैं। पैराग्राफ की पहली लाइन में एक्सिलरी वर्ब डस का यूज़ हुआ है। डस का यूज़ इंग्लिश के उन सेंटेंसेस में किया जाता है जहां सेंटेंस में किसी बात पर जोर दिया जाता है। यहाँ भी डस का यूज़ इसी सेंस में हुआ है कि ये सेंटेंस जिस लिटिल एड यानी थोड़ी सी इमदाद की निशानदही कर रहा है, वो लिटिल एड या थोड़ी सी इमदाद सख्त पाबंदियों या महदूद हालात के बावजूद भी इलाके में पहुँचने की इजाज़त हासिल कर लेती है। दूसरी अहम पॉइंट ये कि गाइस, ये सेंटेंस अमूमन पैसिव एक्टिव स्ट्रक्चर दोनों पर मुश्तमिल होते हैं। सेंटेंस का ये पहला लाइन द लिटिल एड से लेकर रेगुलरली गेट्स अटैक्ड तक ये वाली लाइन पैसिव स्ट्रक्चर का है, जबकि सेंटेंस का ये अगला लाइन एंड से लेकर यानी वी गॉट से लेकर टू द अफेक्टेड एरियाज तक ये वाला लाइन एक्टिव स्ट्रक्चर का है। और इसके बाद यू आर ओनली गेट रीच्ड ये वाला लाइन या ये वाला फ्रेज पैसिव स्ट्रक्चर का है। इफ़ यू हैव द एक्सेस टू द हायर अथॉरिटीज़ ये वाली फ्रेज या ये वाली लाइन कंडीशनल स्ट्रक्चर का है। गाइज, ये 2 वही बुनियादी पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से अक्सर स्टूडेंट ऐसे पैराग्राफ के सेंस को समझने में कंफ्यूज हो जाते हैं। So let's look at other example sentences related to this topic. The little aid that does get allowed often arrives too late. The little aid that does get allowed often arrives too late. वो थोड़ी सी इमदाद जिससे पहुंचने या पहुंचाने की इजाज़त मिलती है अक्सर बहुत देर से पहुंचती है। Often arrives too late का मतलब होता है अक्सर बहुत देर से पहुंचती है। Next sentence, the food that does get allowed is not enough for the pupil. The food that does get allowed is not enough for the people. वो खुराक जिसकी इजाज़त मिलती है लोगों के लिए काफ़ी नहीं होती है। Not enough for the people का मतलब होता है लोगों के लिए काफ़ी नहीं होती है। Next sentence, only one student does get allowed to present his project in front of the entire school. Only one student does get allowed to present his project in front of the entire school. सिर्फ एक ही स्टूडेंट्स को पूरी स्कूल के सामने अपना प्रोजेक्ट पेश करने की इजाज़त मिलती है। नेक्स्ट सेंटेंस, द प्लांट्स इन द गार्डन गेट्स अटैक्ड बाय पिस्ट्स एवरी स्प्रिंग। द प्लांट्स इन द गार्डन गेट्स अटैक्ड बाय पिस्ट्स एवरी स्प्रिंग। बाग के पौधे हर बहार के मौसम में या बाग के पौधे हर बहार में कीड़ों के हमले के शिकार बन जाते हैं। गाइस, बात करते हैं उन एग्जाम्पल सेंटेंसेस की जिनमें वर्ब गेट का फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया गया है। सो द फर्स्ट सेंटेंस इज शी गेट्स टायर्ड ऑन लॉन्ग जर्नी। शी गेट्स टायर्ड ऑन लॉन्ग जर्नी
वो तवील सफ़र पर तक जाती है। नेक्स्ट सेंटेंस, इट इज़ नॉट नोन हाउ फार द मैटर विल गेट वर्स। इट इज़ नॉट नोन हाउ फार द मैटर विल गेट वर्स। ये मालूम नहीं कि यह मामला किस हद तक बिगड़ जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, द वेदर गेट्स कोल्डर आफ्टर रेनी सीजन ड्यूरिंग विंटर। द वेदर गेट्स कोल्डर आफ्टर रेनी सीजन ड्यूरिंग विंटर। सर्दियों के मौसम में बारिश के बाद मौसम मज़ीद सर्द हो जाता है। सर्दियों के मौसम में बारिश के बाद मौसम मज़ीद सर्द हो जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस, शी गेट्स एंग्री आफ्टर ए लिटिल आर्गूमेंट। शी गेट्स एंग्री आफ्टर ए लिटिल आर्गूमेंट्स। वो थोड़ी सी बहस के बाद गुस्सा हो जाती है। नेक्स्ट सेंटेंस, समटाइम पॉलिटिशियन गेट इनटू डेंजर सिचुएशन। समटाइम्स पॉलिटिशियन गेट इनटू डेंजर सिचुएशन। कभी कभार सियासतदान खतरनाक हालात में पड़ जाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, शी गेट्स टफ ऑन दिस मैटर। शी गेट्स टफ ऑन दिस मैटर। वो इस मामले या बात पर सख्त पड़ जाती है। नेक्स्ट सेंटेंस, यू मे गेट स्टक इन दिस डिफिकल्ट वे। यू मे गेट स्टक इन दिस डिफिकल्ट वे। आप इस मुश्किल रास्ते में फंस सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, दिस कैंडल कुड गेट हर फायर्ड और दिस कैंडल कुड गेट हर सेक्ड। सेक्ड और फायर का मतलब होता है नौकरी से फारिग होना। दिस कैंडल कुड गेट हर फायर्ड और दिस कैंडल कुड गेट हर सेक्ड। ये स्कैंडल यानी ये बदनामी उसे नौकरी से फारिग कर सकती है। गाइस, बात करते हैं उन एग्जाम्पल सेंटेंसेस का जिनमें वर्ब गेट का ing फॉर्म इस्तेमाल किया गया है। द फर्स्ट सेंटेंस इज दे वर गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर टूवर्ड्स अस। दे वर गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर टूवर्ड्स अस। वो हमारे करीब से करीब तर आ रहे थे। नेक्स्ट सेंटेंस, शी इज गेटिंग रेडी फॉर द बिग प्रेजेंटेशन टुमारो। शी इज गेटिंग रेडी फॉर द बिग प्रेजेंटेशन टुमारो। वो कल बड़ी प्रेजेंटेशन के लिए यानी बड़ी पेशकश के लिए तैयार हो रही है। Next sentence, the situation is getting worse with each passing day. The situation is getting worse with each passing day. हर गुजरते दिन के साथ हालात ख़राब होते जा रहे हैं। Next sentence, we are getting together this weekend to celebrate his birthday. We are getting together this weekend to celebrate his birthday. उसका सालगिरह मनाने के लिए हम इस वीकेंड को इकट्ठा हो रहे हैं। Next sentence, it is getting colder as winter approaches. It is getting colder as winter approaches. मौसम सरमा के करीब आती ही ठंड बढ़ता जा रहा है। Next sentence, he is getting frustrated because of the constant delays. He is getting frustrated because of the constant delays. वो मुसलसल ताख़ीर की वजह से मायूस होता जा रहा है। Next sentence, we are getting closer to the destination, just a few more minutes. हम मंजिल के करीब पहुंच रहे हैं, सिर्फ चंद मिनट्स बाकी हैं। We are getting closer to the destination. हम मंजिल के करीब पहुंच रहे हैं। Just a few more minutes. सिर्फ चंद मिनट्स बाकी हैं। Next sentence, she is finally getting the hang of driving. She is finally getting the hang of driving. वो आखिरकार गाड़ी चलाने का तरीका सीख रही है। Next sentence, school kids are getting excited about the upcoming holidays. School kids are getting excited about the upcoming holidays. स्कूल के बच्चे आने वाली छुट्टियों के बारे में खुश हो रहे हैं। गाइस, अब आते हैं उन एग्जाम्पल सेंटेंसेस की तरफ जिनमें वर्ब गेट का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया है। I got a new laptop from the store yesterday. I got a new laptop from the store yesterday. मैंने कल दुकान से एक नया लैपटॉप खरीदा। मैंने कल दुकान से एक नया लैपटॉप खरीदा। Next sentence, she got the highest marks in her class. She got the highest marks in her class. उसने अपने क्लास में सबसे ज़्यादा मार्क्स लिए या उसे अपने क्लास में सबसे ज़्यादा मार्क्स मिले। Next sentence, they got to the station just in time for the train. They got to the station just in time for the train. वो ट्रेन के लिए बिल्कुल वक्त पर स्टेशन पहुंच गए। वो ट्रेन के लिए बिल्कुल वक्त पर स्टेशन पहुंच गए। Next sentence, I finally got the joke he told during the meeting. I finally got the joke he told during the meeting. मुझे आखिरकार वो मजाक समझ आया जो उसने मीटिंग में सुनाया था। Next sentence,
He got really angry when he heard the bad news. He got really angry when he heard the bad news. He got really angry when he heard the bad news. वो बुरी खबर सुनकर वाकई गुस्सा हो गई. वो बुरी खबर सुनकर वाकई गुस्सा. Next sentence. I got a cold after walking in the rain last night. I got a cold after walking in the rain last night. कल रात बारिश में चलने के बाद मुझे जुकाम हो गया. Next sentence. We got some assistance from the volunteers during the flood. We got some assistance from the volunteers during the flood. हमें सैलाब के दौरान रज़ाकारों से मदद मिली. हमें सैलाब के दौरान रज़ाकारों से मदद मिली. Next sentence. She got called into the principal office over breaking the rules. She got called into the principal office over breaking the rules. उसी कवायद की खिलाफ वर्जी पर प्रिंसिपल ऑफिस बुलाया गया. उसी कवायद की खिलाफ वर्जी पर प्रिंसिपल ऑफिस बुलाया गया. गाइस, बात करते हैं उन एग्जाम्पल सेंटेंसेस का जिनमें वर्ब गेट की थर्ड फॉर्म यानी गॉटन का यूज़ किया गया है. सो द फर्स्ट वन इज over the years she has gotten better at managing her time effectively. Over the years she has gotten better at managing her time effectively. वो सालों के दौरान अपने वक्त का मौसर तरीके से इंतज़ाम करने में बेहतर हो गई है. Over the years सालों के दौरान she has gotten better at managing her time. वो अपने वक्त का इंतज़ाम करने में बेहतर हो गई है effectively मौसर तरीके से. यानी वो सालों के दौरान अपने वक्त का मौसर तरीके से इंतज़ाम करने में बेहतर हो गई है. नेक्स्ट सेंटेंस. द पैकेज हैड गॉटन डिलीवर्ड व्हेन आई अराइव्ड होम. द पैकेज हैड गॉटन डिलीवर्ड व्हेन आई अराइव्ड होम. जब मैं घर पहुंचा तो पैकेज पहुंचा दिया गया था. द पैकेज हैड गॉटन डिलीवर्ड. पैकेज पहुंचा दिया गया था. व्हेन आई अराइव्ड होम. जब मैं घर पहुंचा. Next sentence. He has gotten into the habit of exercising every morning before work. He has gotten into the habit of exercising every morning before work. वो हर सुबह काम से पहले वर्जिश की आदत अपना चुका है. यहाँ पे हैज़ चूँकि इमदादी वर्ब या एक्सिलरी वर्ब हैज़ आया है तो ये हैज़ की सूरत में चुका है, और जब हैज़ की बजाय हैड का यूज़ हो तो चुका था. He has gotten into the habit of exercising every morning before work. वो हर सुबह काम से पहले वर्जिश की आदत अपना चुका है. Next sentence. We have gotten closer as friends since we started working on the same project. We have gotten closer as friends since we started working on the same project. जब से हमने एक ही प्रोजेक्ट पे काम शुरू किया हम बतौर दोस्त ज़्यादा करीब हो गए. We have gotten closer as friends. हम बतौर दोस्त ज़्यादा करीब हो गए. since we started working on the same project. जब से हमने एक ही प्रोजेक्ट पे काम शुरू किया. Next sentence. The team had gotten stronger with the addition of new players. The team had gotten stronger with the addition of new players. टीम नए खिलाड़ियों की शमूलियत से मजबूत हो चुकी थी. टीम नए खिलाड़ियों या प्लेयर की शमूलियत से मजबूत हो चुकी थी. हैड गॉटन आया है तो हैड गॉटन का मतलब है हो चुकी थी. अगर हैड की बजाय हैज़ आ जाए तो हो चुकी है. नेक्स्ट सेंटेंस. आई हैव गॉटन यूज्ड टू वेकिंग अप अर्ली फॉर द न्यू जॉब. आई हैव गॉटन यूज्ड टू वेकिंग अप अर्ली फॉर द न्यू जॉब. मैं अपनी नई नौकरी के लिए जल्दी उठने का आदी बन चुका हूँ. गाइस, अब बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के पैसिव स्ट्रक्चर के उन सेंटेंसेस के हवाले से जिनमें गेटिंग का यूज़ भी किया जाता है और गेटिंग की बजाय बीइंग का यूज़ भी किया जाता है. सेंटेंस में यूज़ चाहे गेटिंग का हो या बीइंग का हो, दोनों का मतलब सेम होता है. और ये सेंटेंसेस पैसिव स्ट्रक्चर के होते हैं जिसके एंड पे आप बाय के साथ उस एक्टिव फाइल का जिक्र भी कर सकते हो अगर ज़रूरी हो. लेकिन सेंटेंस में अमूमन फोकस काम पर दिया जाता है. So the first sentence is the house is getting painted this weekend. The house is getting painted this weekend. घर इस वीकेंड को पेंट किया जा रहा है. अगर ज़रूरी हो तो आप बाई समवन भी लगा सकते हो या बाई द पेंटर भी लगा सकते हो. लेकिन उमूमन पैसिव केस में फोकस काम पर दिया जाता है न कि काम करने वाले पर. So the second sentence is the dishes are getting cleaned in the dish shower. The dishes are getting cleaned in the dish shower. बर्तन डिश शावर में साफ़ किए जा रहे हैं.
बाय समवन किसी के जरिए, किसी की तरफ से या किसी के द्वारा। नेक्स्ट सेंटेंस, द डॉग इज गेटिंग ग्रूम्ड एट द पेट सैलून। द डॉग इज गेटिंग ग्रूम्ड एट द पेट सैलून। पालतू जानवरों के सैलून में कुत्ते को तैयार किया जा रहा है। बाय समवन किसी के जरिए, किसी के द्वारा या किसी की तरफ से। याद रखिए गाइस, यहाँ पे गेटिंग की बजाय आप बीइंग का यूज भी कर सकते हैं। मतलब आप इन सेंटेंसेस को यूँ भी बोल सकते हैं, द हाउस इज बीइंग पेंटेड बाय समवन, या द हाउस इज बीइंग पेंटेड दिस वीकेंड। तो दोनों गेटिंग हो या बीइंग हो मतलब सेम होता है। नेक्स्ट सेंटेंस, द रोड आर गेटिंग प्रिपेयर्ड आफ्टर द स्टॉर्म। द रोड्स आर गेटिंग प्रिपेयर्ड आफ्टर द स्टॉर्म। तूफान के बाद रोड्स को या सड़कों को मरम्मत किए जा रहे हैं। द रोड्स आर गेटिंग प्रिपेयर्ड आफ्टर द स्टॉर्म। तूफान के बाद रोड्स को या सड़कों को मरम्मत किए जा रहे हैं। बाय समवन किसी की तरफ से, किसी के जरिए या किसी के द्वारा। अगर ज़रूरी हो तो एंड पे आप बाय के साथ उस एक्टिव फाइल का जिक्र भी कर सकते हैं, लेकिन उमूमन इन सेंटेंस में ज़्यादातर फोकस काम पर दिया जाता है। गाइस एक बार फिर बताता चलूँ कि यहाँ पे आप गेटिंग की बजाय बीइंग का यूज़ भी कर सकते हैं। यानी आप यूँ भी बोल सकते हैं, द रोड्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड आफ्टर द स्टॉर्म। दोनों का मतलब सेम होता है। सो नेक्स्ट सेंटेंस इज, द डॉक्यूमेंट्स आर गेटिंग प्रिंटेड राइट नाउ बाय समवन। डॉक्यूमेंट को ठीक अभी प्रिंट किए जा रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स को ठीक अभी प्रिंट किए जा रहे हैं। द नेक्स्ट सेंटेंस इज, द प्लांट्स आर गेटिंग प्लांटेड बाय समवन। द प्लांट्स आर बीइंग प्लांटेड बाय समवन। आप चाहिए बीइंग को भी यूज़ कर सकते हैं और गेटिंग को भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों का मतलब सेम होता है। पौधों को लगाए जा रहे हैं किसी के द्वारा, किसी के जरिए या किसी की तरफ से। लास्ट सेंटेंस, द कार इज गेटिंग वॉश्ड बाय समवन। द कार इज बीइंग वॉश्ड बाय समवन। कार को वॉश किया जा रहा है बाय समवन किसी के जरिए, किसी की तरफ से या किसी के द्वारा। Guys, did you like this video? Make sure to subscribe this channel because your support matters.